हेलो गुड आफ्टरनून। 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 चलिए, कल से आगे बढ़ते हैं। कल मींस लास्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था, वहां से हम आगे बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून। जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं या ज्वाइन किए हैं, अभी कितने लोग ज्वाइन कर लिए हैं यहाँ अभी? नवीन कुमार बस ज्वाइन किए हैं। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। सभी लोग आ गए हैं। गुड आफ्टरनून। 1502 ओरई। आप जितेंद्र हैं? आपका नाम जितेंद्र बताया था आई गेस आपने। गुड आफ्टरनून। हाँ जी। कल हम लोग कल हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 53 तक गए थे, है ना? गुड आफ्टरनून सर जी। हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम डूइंग गुड। आई थिंक यू ऑल आर डूइंग गुड। हेलो शर्मा जी। चलिए, सो लास्ट टॉपिक जो हम लोग देख रहे थे, वो फंडामेंटल ऑफ आरसीसी का था। इस फंडामेंटल ऑफ आरसीसी में जो जिनके पास बुक्स होगी उनको पता होगा, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, 150 के आसपास क्वेश्चंस है ना? तो मैं पूरे क्वेश्चंस को करवाने तो वैसे हम पूरे क्वेश्चन ही करने वाले हैं, लेकिन आप लोग को स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस है ना, वही क्वेश्चन उसी, हाँ बिल्कुल, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन है आप लोग के पास पर, वही क्वेश्चन आगे चलकर फिर रिपीट हो रहा है। कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज, लेकिन टॉपिक वही है, उसी से क्वेश्चन हो रहा है। तो आगे के क्वेश्चन आपको बड़े जल्दी से बनने वाले हैं ना। तो ऐसा मत सोचिए कि सर 150 क्वेश्चन है, हमने 3 दिन में तो अभी सिर्फ 53 क्वेश्चन किए हैं। 3 दिन या 2 दिन, 2 दिन में ना, पहले दिन में 21, दूसरे दिन में 53 तक किए थे शायद। हाँ 53 तक कर लिए थे। सो 2 दिन में तो ऐसा ना सोचे कि 150 क्वेश्चन के लिए ही इतना टाइम लग जाएगा, पूरा आरसीसी में कितना लग जाएगा। हाँ नहीं, मतलब ऐसा कभी किसी को लगे कि इतना क्वेश्चंस लग रहे हैं टाइम, मैं बस ये चाहता हूं कि आप लोग को जो मैं क्वेश्चंस बताऊं उस टाइम पर जो उसका सॉल्यूशन बताऊं, वो ऐसा सॉल्यूशन रहे कि आगे के 4 बार यदि अलग टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको आंसर बनना चाहिए अगले बार। इस बार नहीं बने लेकिन अगले बार बनने चाहिए, और एग्जाम में आए तो और बनने चाहिए। क्लियर है? इसीलिए मैं थोड़ा सा मिस्टर आमिर, मिस्टर आमिर, गुड आफ्टरनून। ओके चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 53 देखा था, तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर अभी आज भी वही है ना? ऐसा तो नहीं चेंज हो गया? आज भी वही है? नहीं सर, वो उस दिन तक वो था, आज चेंज हो गया है ना? कुछ नहीं, श्रिंकेज स्ट्रेन के बारे में पूछा था, कुछ भी देखे बगैर अपन बता दे, 0.003, 0.00003 सेम आंसर रहेगा। मैंने इनके बारे में कुछ और भी चीजें बताया था, यदि आप लोग को याद होगा। आप लोग को कुछ और भी चीजें बताया था। ये है आपके पास पर एक्शियल कंप्रेशन का स्ट्रेन, ये है एक्शियल कंप्रेशन का, है ना? दिस इज, ये है श्रिंकेज का। ओके, ये है आपके पास पर बेंडिंग कंप्रेशन का। क्लियर है? ये किसका है? इसका कोई डेटा नहीं है अपने पास पर। तो ये तीन चीज आपको पता रहना चाहिए। तो कभी ये भी पूछा जा सकता है, एक्शियल कंप्रेशन में स्ट्रेन कितना होगा, तो 0.02। बेंडिंग कंप्रेशन में मैक्सिमम स्ट्रेन कितना है, मैक्सिमम कितना है? 0.0035, ये भी मैक्सिमम स्ट्रेन है, और ये मैक्सिमम स्ट्रेन है, सभी मैक्सिमम है। ओके चलिए, तो ये याद रखना चाहिए। तो यहां से एक क्वेश्चन का आंसर के अलावा दो क्वेश्चन और बनेंगे, उनके आंसर हमारे पास पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास पर क्वेश्चन नंबर 54। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट जनरली नॉट यूज्ड इन द रेनफोर्स कॉन्क्रीट इज, है ना, इनमें से कौन सी ग्रेड है जो रेनफोर्स कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर में यूज नहीं होगी लेकिन पीसीसी में हो सकती है ना। रेनफोर्स कॉन्क्रीट में यूज होगी लेकिन पीसीसी में नहीं होगी, लेकिन पीसीसी में हो सकती है। वही है M20 इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट विच इज यूज्ड, M25 इज द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट विच इज यूज्ड एट द मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन व्हेनेवर, मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन में यूज होगी जब आपके पास पर आपके स्ट्रक्चर को आपके स्ट्रक्चर को सीवियर रेन से एक्सपोज करने से बचाना, शेल्टर फ्रॉम सीवियर रेन, उसके लिए है आपके पास पर। इस पे एक और हो सकता है कंप्लीटली डिप्ड इन स्ट्रक्चर वाटर, यदि पानी के अंदर पूरी तरह से डूबा हुआ स्ट्रक्चर है, उसमें भी M25 ग्रेड का कंक्रीट लग सकता है। M30 ग्रेड का कंक्रीट आपके पास पर लगेगा, सॉरी M40 ग्रेड का, ये है आपके पास पर वेरी सीवियर वाला केस है। वेरी सीवियर नहीं है तो एक्सट्रीम हो गया ना, 20, 25, 30, 35, 40, ये तो एक्सट्रीम वाला हो गया। एक्सट्रीम वाला मतलब ये एक्सट्रीम वाला केस किसके लिए आपके पास पर, एक्सट्रीम वाला केस है यदि आपके पास पर केमिकल एक्शन हो रहा है, सॉइल की एग्रेसिव एक्शन है, उन सब चीज के केस में हो सकता है ना। तो यदि एक्सपोजर कंडीशन पूछी जाए तो ये है, दिस इज फॉर एक्सट्रीम। आरसीसी में बात कर रहा हूं, दिस इज फॉर माइल्ड एंड दिस इज फॉर मॉडरेट, और ये आरसीसी का नहीं है, तो आंसर हो गया ये, आंसर हो गया ये। आंसर इज ऑप्शन डी, आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर है। चलिए, तो यहां पर पूछा था कि इनमें से कौन सा विच इज नॉट यूज्ड, तो M20 यूज नहीं होता है। क्लियर है। चलिए M35 फॉर वेरी सीवियर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही नहीं नवीन। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्वेश्चन नंबर 55 पर पढ़ते हैं और देखते हैं क्या। द टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ M30 ग्रेड कॉन्क्रीट विथ टॉलरेंस फैक्टर 2 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 6 इज। हाँ जी, ध्यान से देखिए और बताइए, ध्यान से देखिए और बताइए, क्वेश्चन को समझे और बताएं मुझे, बाकी मैं तो समझाऊंगा ही आपको। हाँ जी, क्या होने वाला है इसका आंसर, क्या होने वाला है इसका आंसर 42 नवीन। हाँ जी नवीन 42, बाकी लोग भी बताएं 42 ही है या 30 है या 38 है, कुछ भी हो सकता है, बताइए। जल्दी से बताएं, बाकी लोग भी बताएं, बाकी लोग भी बताएं। हाँ जी, मुझे आंसर नहीं मिल रहा है, नवीन के अलावा बाकी लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, नवीन के अलावा बाकी लोग भी आंसर दें। और जितना भी स्टूडेंट मुझे ये जो रिकॉर्डेड फॉर्म जो देखने वाले हैं, जितने भी लोग हैं जो प्रैक्टिस बैच का, प्रैक्टिस क्वेश्चंस का ना रिकॉर्डेड पार्ट देखने वाले हैं ना, उनको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि आपके साथ एक प्रॉब्लम होने वाली है। वो ये है कि आपको एक डाउट आ रहा है, वो डाउट आप पूछ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पूछ पा रहे? क्योंकि आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं। आप लाइव आए, लाइव में हो सकता है कि क्वेश्चन के बारे में मैं कुछ बता रहा हूं, आपको कुछ और डाउट हो, आप उस टाइम पूछ सकते हैं। लेकिन क्या होता है जब अपन लाइव रहते हैं ना, तब अपने माइंड में थॉट्स आते हैं और वो थॉट्स को अपन पूछ सकते हैं। जब रिकॉर्डेड देखते हैं ना, तो माइंड में सिर्फ एक ही चीज रहता है कि बस जो चल रहा है ना, उसके अलावा अपने को डाउट आ नहीं सकता, क्योंकि बस वो जो है वो है। यदि आप लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो फिर रिकॉर्डेड में रखें, मिनट लिखें, किस मिनट पर आपको डाउट आया था, मिनट, क्वेश्चन नंबर, मिनट भी नहीं क्वेश्चन नंबर याद रख ले। अब तो क्वेश्चन भी है आपके पास, क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में डाउट था, सर को पूछना है ना। टेक्स्ट में व्हाट्सएप करो मुझे या टेलीग्राम करो और वहां पर जाकर पूछो फिर, है ना। ये आपके पास पर ऑप्शन हो सकता है। और आप लोग जो लोग लाइव देख रहे हैं ना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग डायरेक्टली मुझे अभी यहाँ पर पूछो, 10 बार पूछो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो एग्जाम तक रहेंगे, बिल्कुल वीडियो कहीं नहीं जाने वाला है, वीडियो कहीं नहीं जाने वाला है। और आप में से बहुत सारों ने देखा होगा, कल मेरा एक लाइव सेशन था यूट्यूब पर लाइव सेशन था, जिसपे मैंने 5 कराए थे आरसीसी के क्वेश्चन। कुछ कुछ लोगों ने देखा होगा, 5 क्वेश्चन कराए थे आरसीसी के, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल भी थे और 2 मेरे हिसाब से कोड के प्रोविजन थे और 3 न्यूमेरिकल थे। तो आप लोग देखें और आप लोग देखें जाकर कि उस क्वेश्चन में आपको कितने बनने वाले हैं, आपको कितने बनते हैं, है ना। तो आप लोग देखें कि आपको कितने क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने सिर्फ लिमिट चेक करने के लिए बताई थी, लेवल चेक करने के लिए, क्या है लेवल आरसीसी में आप लोग का। हाँ नवीन, आप आए थे शायद। नवीन, आपको पता है ना कल के पेपर का सेशन कैसा था? 5 क्वेश्चन थे, 5। इन 5 क्वेश्चन का लेवल आपको पता होगा कि किस तरह का लेवल था। कुछ लोग बोलेंगे कि सर गेट लेवल का था, ईएस लेवल का, ऐसा कुछ भी नहीं था, न्यूमेरिकल थे। आपने आरसीसी पढ़ा है तो बनने चाहिए,
आपने आरसीसी पढ़ा है तो बनने चाहिए। यदि मुझसे पढ़ा होगा आरसीसी कभी क्लास में, तो मैंने उन सभी टॉपिक में से एक टॉपिक को यदि मैं छोड़ दूं ना, तो शायद मैंने सभी टॉपिक को डिस्कस किया है। सब नया था उसके अंदर, एक क्वेश्चन किसी एग्जाम का नहीं था। चलिए, तो इसका आंसर कैसे निकाल सकते हो, तो इसका आंसर मैं बात करता हूं। तो यहां पर आपके पास पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है M30 ग्रेड का कंक्रीट, तो FCK हो गया कितना, 30। हमारे पास पर टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालना है। टारगेट मीन स्ट्रेंथ मतलब हमें निकालना है क्या, FM निकालना है, हमें निकालना है FM। FM का फॉर्मूला क्या हो जाता है, FCK प्लस, अब इन्होंने टॉलरेंस लिमिट दे रखी है, हमें क्या पता था, हमें पता है 1.65 सिग्मा। इन्होंने हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है कि आपको यूज करना है FCK प्लस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा। दिस इज टॉलरेंस लिमिट, दिस इज टॉलरेंस लिमिट, वो आपको दे रखा है क्वेश्चन में। आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है 30 प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड एविएशन 6 था, तो ये हो गया आपके पास पर 42। तो आपके पास पर जो FM की वैल्यू हुई वो हो गई 42 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। क्या यूट्यूब टाइमिंग सर, यूट्यूब पर था वो इवनिंग में, कल था वो, कल था यूट्यूब में 7 PM से था वो, कल 7 PM से था। तो आप जाएंगे तो रिकॉर्डेड में दिख जाएगा, आप वीडियोस में जाइएगा और उस पर देखिएगा थंबनेल पर लिखा हुआ रहेगा क्या, चेक योर लेवल, चेक योर लेवल इन RCC, चेक करेगा, मिल जाएगा आपको, है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 42, इस क्वेश्चन का आंसर था 42। ओके, तो इसका आंसर है 42। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 पर आइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसका तो मैं कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, उस पर मैं करने वाला हूँ सेट टाइमर, इस पर मैं सेट करने वाला हूँ टाइमर। टाइमर स्टार्ट कर दिया है मैंने 15 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए, हालांकि उसके पहले आ जा रहे हैं आंसर। और ये टाइम एंड, हाँ जी, आ गया सभी का आंसर, बिल्कुल। क्या पूछा है, एस्टिमेट द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द फ्रॉम द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से टेंसाइल स्ट्रेंथ जो आप निकालते हैं, तो उसके लिए आपके पास पर है ऑप्शन ए। ओके, जिन्होंने मुझसे क्लास में पढ़ा है तो मैंने बताया कि फ्लेक्सरल को ही टेंसाइल स्ट्रेंथ क्यों बोला जाता है, क्या रीजन है, मैं पूरा चीज डिस्कस किया हूँ, है ना। आमिर सही है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। चलिए, इसके लिए फिर वापस से टाइमर लगा रहा हूँ मैं, इसके लिए वापस से मैं टाइमर लगा रहा हूँ, और टाइमर है आपके पास पर 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए टाइमर है आपके पास पर, 10 सेकंड। आने लगा बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन का आंसर आने लगा है। पिछले क्वेश्चन का नहीं, प्रद्युम्न अब नए क्वेश्चन का बताइए आप। नए प्रद्युम्न शर्मा जी ने बता दिया है कि इसका आंसर क्रीप कोफिशिएंट है ना। अरे पढ़ा है ना भाई, अपन ने पढ़ा है ना सभी ने, आंसर बताइए सभी लोग, हमने पढ़ा है ना, थीटा इज इक्वल टू क्रीप स्ट्रेन अपॉन, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन भी बोल सकते हैं, अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन। थीटा, और थीटा क्या होता है आपके पास में, क्रीप कोफिशिएंट। इस थीटा की कुछ वैल्यूज भी होती है, क्या होती है वैल्यूज, थीटा की कुछ वैल्यूज भी होती है ना नवीन, कुछ वैल्यूज होती है ना थीटा की, क्या आती है नवीन इनकी वैल्यूज, इनकी वैल्यूज होती है 2.2, 1.6 एंड 1.1। ओके, कब कब होती है वैल्यूज, ये 7 डे पर होती है, ये 28 डेज पर होती है, और ये 1 ईयर पर होती है। ओके,
बिल्कुल नवीन, बिल्कुल नवीन, यदि तुमने मेरी क्लास अटेंड की होगी तो मैंने इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी करवा रखा है ना, न्यूमेरिकल भी, जो आपके एग्जाम्स में आ सकता है। तो जो रेगुलर बैच में मुझसे पढ़े होंगे ना, या रेगुलर बैच में पढ़ेंगे, उनको मैं इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल्स भी करवाता हूँ, है ना। लोग कहेंगे सर हाँ क्या न्यूमेरिकल करा दोगे सर, क्रीप स्ट्रेन और इलास्टिक स्ट्रेन को देकर सॉल्व करवा दोगे? नहीं, मैं डिफ्लेक्शन देकर सॉल्व करवाता हूँ, ताकि। हाँ बिल्कुल आमिर, सही है, सही है आमिर, नवीन सही लिखा है डेटा, बाकी लोग को भी डेटा के बारे में पता होगा। क्लियर है? चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर था क्रीप कोफिशिएंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। 57 क्वेश्चन हो गया आपके पास पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। इसके लिए वापस से मैं टाइमर लगा रहा हूं। टाइमर है 10 सेकंड, टाइमर है 10 सेकंड, 10 सेकंड का टाइमर है। 6, 7, 8, 9, 10, सिर्फ 10 सेकंड था। शर्मा जी सही है, प्रद्युम्न सही है, नवीन सही है। सर इतने सिंपल क्वेश्चन है कि अरे भाई आ चुके हैं ना क्वेश्चन, 2017 में आ चुका है यार, क्वेश्चन 17 में आ चुका है, टेंशन नहीं लेना, अपने एग्जाम में भी ऐसे आएंगे। क्यों? क्योंकि पढ़ लिया ना, पढ़ने के बाद ही ऐसा लगता है, पढ़ने के बाद ही ऐसा लगता है कि क्वेश्चंस बन रहे हैं। बिल्कुल प्रद्युम्न आंसर सही है, शर्मा जी आंसर सही है, रवि आंसर सही है, जितेंद्र आपका आंसर बाकी है देना, आमिर आपका आंसर देना बाकी है। हाँ जी, आंसर दे इसका, और इसका आंसर क्या है? ऑप्शन, इसका आंसर है ऑप्शन। क्या है भाई इसका आंसर? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ये M20 ग्रेड का बता रहा है। ये किसका बता रहा है भाई? ये बता रहा है M25। ये किसका बता रहा है? M15। और ये किसका बता रहा है? M10। क्लियर है? क्या बोले आपने? फोर्थ ऑप्शन? आमिर आपने क्या लिखा है? वो समझ नहीं आया मुझे। आमिर आपने जो आपका कमेंट लिखा है उसको एक बार देखो, क्या लिखा है आपने, वो समझ नहीं आया मुझे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो था वो था आंसर क्या? सी ऑप्शन था। आपसे M20 का पूछा था, बाकी का आपको पता रहना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ पर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मे बी डिफाइंड एज। हाँ जी, ध्यान से देखिए, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। 57 का ना, 57 का बता देता हूं पहले तो, चलो 57 का बता देता हूं पहले। टर्शरी क्रीप है, ये टर्शरी क्रीप लिखा हुआ है, टर्शरी क्रीप। देखिए, यहां पर क्रीप को इन्होंने, इनके बताने का तरीके के अकॉर्डिंग बात करूं तो क्रीप को बताने का तरीका इनका है कि एक होता है प्राइमरी क्रीप, एक होता है सेकेंडरी क्रीप, और एक होता है टर्शरी क्रीप। इनके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, इनके अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं, और क्या है भाई? हाँ जी, प्राइमरी क्रीप, जिस क्रीप की को कंसिडर करना हमेशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज प्राइमरी क्रीप। जिस क्रीप के इफेक्ट को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, दैट इज सेकेंडरी क्रीप। और जब क्रीप के इफेक्ट को एकदम आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, दैट इज टर्शरी क्रीप, दैट इज टर्शरी क्रीप। इसके बारे में बताता हूँ, टर्शरी क्रीप। तो सर ये क्रीप की वैल्यूज को कैसे समझेंगे? ये वैल्यूज की जगह ना अपन स्ट्रक्चर के बेसिस पर समझते हैं, स्ट्रक्चर के बेसिस में। जैसे कोई स्ट्रक्चर है, कोई स्ट्रक्चर है, वो हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली 45 मीटर से 45 मीटर से यदि कम है, उसके डायमेंशन 45 मीटर से कम है,
फिर से बोल रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर है, यदि उसके 45 मीटर से कम डायमेंशन है ना, लेटरल डायरेक्शन में यदि 45 मीटर से कम डायरेक्शन है, डायमेंशन है, मतलब एक स्ट्रक्चर नहीं टोटल, मतलब उसके अंदर हो सकता है 50 बीम है ना, ये भी हो सकता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर में जो बहुत बड़े स्ट्रक्चर नहीं है, यू कैन नेग्लेक्ट क्रीप एंड श्रिंकेज, आप क्रीप एंड श्रिंकेज को नेग्लेक्ट कर सकते हो, यू कैन नेग्लेक्ट इट, क्योंकि उसका अमाउंट जो होता है वो बहुत कम होता है। क्रीप एंड श्रिंकेज को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, और वहां के क्रीप को हम बोल सकते हैं टर्शरी क्रीप बोल सकते हैं। आरसीसी के अंदर मैं बात कर रहा हूं, है ना, आरसीसी के अंदर बात कर रहा हूं। ओके, पहली बात, आरसीसी के अंदर टर्शरी क्रीप क्या होगा। चलिए, तो यहां से मैंने एक पॉइंट और बताया, यदि आपने पूछा है तो टर्शरी क्रीप कर कर ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टर्शरी क्रीप मतलब यदि आरसीसी के अंदर, देखिए मैं सोम के रिस्पेक्टिव बात करूंगा नहीं, मैं एक भी क्वेश्चन का आंसर को सोम के रिस्पेक्टिव दूंगा नहीं, क्योंकि सोम वाले सर वो करवा चुके होंगे या करवाएंगे, मैं उनका आरसीसी से रिलेटेड आंसर दूंगा। इसलिए दूंगा क्योंकि जब क्वेश्चन आरसीसी से रिलेटेड आ जाएगा ना आपको, तो फिर आपको बनेगा नहीं और सोम वाला बन जाएगा। तो इसलिए यदि आपको पूछ लिया इन आरसीसी स्ट्रक्चर द क्रीप विल बी कंसिडर्ड एज टर्शरी क्रीप व्हेन, तो तीन ऑप्शन लिखे रहेंगे, तो उस पर आप बताइएगा, जब भी लेटरल डायमेंशन यदि आपके 45 मीटर से क्या होते हैं, कम होते हैं, देन दैट क्रीप इज कंसिडर्ड एज टर्शरी क्रीप, और श्रिंकेज इज कंसिडर्ड एज टर्शरी श्रिंकेज। क्लियर है मेरी बात। प्रद्युम्न, आमिर, नवीन, शर्मा जी, जितेंद्र, ओके, आमिर बात क्लियर है। some option are, some option in questions are irrelevant, they are not relevant to your question, है ना। ओके आमिर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, क्वेश्चन नंबर 59 है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में बी डिफाइंड एज। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 59 बताएं सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर बताएं। जल्दी जल्दी जल्दी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में बी डिफाइंड एज पढ़ा होगा, ये अपने इधर का नहीं है, सोम का है, सोम का है क्वेश्चन। फिर भी आप क्या करें, आप लोग से तो पूछ लेते हैं और आप लोग को बताना पड़ता है। कुछ ने मुझे आंसर बताया था अभी और सही बताया था, कुछ ने मुझे आंसर दिया था और सही बताया था। चलिए, पढ़ रखा है आप लोगों ने। हाँ जी, क्या पढ़ रखा है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बिल्कुल बिल्कुल सही। जितेंद्र पढ़ा होगा सोम में आपने। इट इज अ रेशियो ऑफ, इट इज अ रेशियो ऑफ shear स्ट्रेस टू shear स्ट्रेन। shear स्ट्रेस से shear स्ट्रेन का जो रेशियो है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या आपके पास पर, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्लियर है सभी लोग। रवि, हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल नाम नहीं भूला हूं यार, किसी का नाम नहीं भूला हूँ। वो तो क्या रहता है, लेटेस्ट कमेंट जिनका देखा दिखता है ना, उनका मैं नाम ले लेता हूँ। आप भी कमेंट करते रहिए, क्वेश्चन के रिगार्डिंग आंसर बताते रहिए, तो मैं बिल्कुल आपका नाम बिल्कुल लूंगा। रवि, ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कई बार इसी को कुछ और भी टर्म बोला जाता है ना, कभी, मतलब जो मैंने पढ़ रखा है उसके अकॉर्डिंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को कभी कभी हम और किस नाम से जान लेते हैं, शेयर मॉडुलस। हालांकि शेयर मॉडुलस बेसिकली यदि मैं बात करूं तो शेयर स्ट्रेस अपॉन, शेयर स्ट्रेस का रेशियो होता है एंगल ऑफ शेयर से, है ना।
तो ये बोल सकते हैं आप। और एक और चीज भी यहाँ से जो सोम में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो ये बोल सकता है कि यदि आपके पास पर शेयर मॉडुलस यदि ज्यादा होगा, शेयर मॉडुलस यदि ज्यादा होगा, तो रिजिडिटी भी क्या होगी, उस स्ट्रक्चर की ज्यादा होगी, है ना। अमृत नाम है, मैं आमिर ले रहा था आपका नाम, डबल एम नहीं था आपका, ठीक है अमृत, कोई बात नहीं। चलिए, चलिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर था डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर बढ़ते हैं। शेयर मॉडल्स के बारे में आप लोग को बता दिया जाएगा, हालांकि पढ़ा होगा आप लोगों ने भी। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। अ स्टील बार ऑफ 5 mm इज हीटेड 15 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, इट इज फ्री टू एक्सपांड द बार विल। हाँ जी, देखिए और बताइए मुझे क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर। हाँ जी, जल्दी बताएं, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या होगा। अ स्टील बार ऑफ 5 mm is heated from 15 degree Celsius to 40 degree Celsius and it will free to expand. The bar will induce, कोई स्ट्रेस नहीं आएगी इसमें शर्मा जी। टेम्परेचर देने से स्ट्रेसेस बढ़ती है, कौन सी स्ट्रेस इंड्यूस हो जाती है उसमें। हाँ जी, बताइए बाकी लोग। सभी लोग बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएं बाकी लोग भी। धनंजय सिंह और नवीन, प्रद्युम्न, अमृत, जितेंद्र, रवि, आंसर दे, जल्दी आंसर दे। दो दो लोगों के आंसर बस मुझे मिला है। हाँ जी, बहुत, प्रद्युम्न, रवि सही बता रहे हैं आप लोग। और यहाँ पर एक कंफ्यूजन बस हो सकता है, जो है ऑप्शन ए और सी में। ओके, चले, सही आंसर है। क्या आंसर है? नो स्ट्रेस। क्या रीजन है नो स्ट्रेस आने का, नो स्ट्रेस का? देखिए, जिन्हें नहीं पता हो, ये मेंबर है, ये एक्सपांड कर रहा है, एक्सपांड करता जा रहा है। यदि आपको एक जो टर्म लिख रखा है ना इसके अंदर पर, इंड्यूस, स्ट्रेस कब इंड्यूस होती है, स्ट्रेस कब इंड्यूस होती है? जब आपके पास पर क्या होगा, जब आपके पास पर क्या होगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होगा तब स्ट्रेस आएगी। रेजिस्टेंस नहीं होगा, यदि एक्सपांड कर रहा है तो कोई स्ट्रेस नहीं है आपके पास पर। ओके, एग्जैक्टली, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस होगा जब, इंटरनल रेजिस्टेंस जब आपके पास पर, तब आपके पास पर स्ट्रेसेस इंड्यूस होगी। और जब वो एक्सपांड करना है, देन देयर विल बी नो स्ट्रेस। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 का था ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। कुछ कुछ सोम के भी क्वेश्चन डाल रखे हैं इन्होंने, उनको लगता है कि आरसीसी वाले सर ही बताएंगे सब।
शायद इस वजह से भी कुछ क्वेश्चन आपको ज्यादा मिल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, है ना, if body when a body is subjected to three mutually perpendicular stresses of equal intensity, the ratio of direct stress to the corresponding volumetric strain is known as। हाँ जी बताइए, जल्दी जल्दी देखकर बताएं मुझे क्या होगा यहाँ पर आंसर। सभी लोग जल्दी जल्दी बताएं। क्वेश्चन नंबर 61। हाँ जी बिल्कुल सही। किसका सही है ये? धनंजय सिंह का सही है, अमृत का भी सही है, रवि का भी सही है, शर्मा जी, नवीन, शर्मा जी नवीन बताइए, पढ़ा है आपने इसके बारे में? हाँ जी बताइए सभी, क्या पढ़ रखा है आपने? हाँ जी, क्या पढ़ रखा है आपने? थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्स की जगह आप लोगों ने जो पढ़ रखा है ना वो ये पढ़ रखा है, व्हेन अ बॉडी subjected to equal forces and there is change in volume, it is it represent it represent the bulk, it represent the bulk modulus of material, है ना। हाइड्रोस्टैटिक में when a body subjected to equal forces, हाइड्रोस्टैटिक में इट इज नॉट कंपल्सरी अमृत की आपके पास पर जो इक्वल अमाउंट का ही रहेगा, है ना। परपेंडिकुलर यदि जैसे आपके पास बॉडी सब्जेक्टेड टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेस, इसमें बोल सकते हो। इक्वल इंटेंसिटी का रहना की गारंटी नहीं है, क्योंकि यदि मैं बात करता हूँ जैसे वाटर टैंक है ये, है ना, इसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऐसा रहेगा, सबसे ज्यादा फोर्स रहेगा बॉटम में और सबसे कम रहेगा टॉप में। इट इज अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इफ इट इज अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सो यू कैन नॉट से कि यहाँ पर आपके पास पर जो अमाउंट रहेगा फोर्स का वो सेम रहेगा। लिंक किस ग्रुप का आप मांग रहे हैं मुझसे? मेरे ग्रुप का मांग रहे हैं? किस ग्रुप का मांग रहे हैं? मेरे चैनल का मांग रहे हैं? किसका मांग रहे हैं? आप लोग का ग्रुप बना होगा उसका तो आपको इन्फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर देखते हैं ना। पिछले क्वेश्चन का आंसर था, पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या था भाई? बल्क मॉडुलस ना, बल्क मॉडुलस रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन आपके सोम्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द परमिसिबल स्ट्रेस सिग्मा सीबीसी एज पर आईएस 456/2000 फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। बता चुका हूं मैं, बता चुका हूं, से निकालना। अमृत नंबर दे दो जितेंद्र के और ऐड कर देंगे आपको। ओके, आप लोग आपकी बात के अलावा इस इधर भी क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखे क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास पर परमिसिबल स्ट्रेस सिग्मा सीबीसी, बहुत कम टाइम लगना चाहिए, बहुत कम टाइम, बहुत कम टाइम लगना चाहिए। मैं बता चुका हूं आपको सिग्मा सीबीसी निकालने का तरीका। सिग्मा सीबीसी इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। कितनी दी हुई है आपको? 3 दे रखी है। तो यहाँ पर आपके पास पर एफ सी का कितना है आपके पास पर? जैसे दे रखा है 20, 20/3 नियरली इक्वल टू 7।
नियरली इक्वल टू 7, नहीं नहीं 6 to 7 नहीं, 6 to 7 नहीं नवीन, 7 ही होगा, 7 ही होगा। आईएस कोड ने 7 ही रिकमेंड किया है। इफ यू चेक आईएस कोड इट इज रिप्रेजेंटेड एज 7, है ना, 7 ही दिया हुआ है। राउंड ऑफ कर कर भी निकालते हो तो 7 के आसपास आता है वो। क्लियर है? हाँ जी रवि, ठीक है, आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63, द अप्रोक्सीमेट अलाउेबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है? द अप्रोक्सीमेट अलाउेबल axial compressive stress under earthquake load condition in reinforced concrete is under reinforced under earthquake condition, under earthquake condition। हाँ जी, इसका जो पहले तो आंसर दे, नहीं तो फिर मैं आपको कोड से दिखाता हूँ। बिल्कुल जिन्हें पता है वो बता रहे हैं। शर्मा जी आप बता रहे हैं, अमृत आप बता रहे हैं। शर्मा जी, नवीन ने बताया, अमृत का पिछला क्वेश्चन का आंसर था। धनंजय सिंह बता रहे हैं बी, है ना, सभी लोग बता रहे हैं। देखिए ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया, पेज नंबर 80 का, यू कैन सी इन कोड क्या लिखा हुआ है ये। When stresses due to wind or earthquake, temperature and shrinkage effect are combined with those due to dead load, live load, impact load, the stresses specified in table दिया था ऊपर, वहां से may be exceed up to limit of 33.13 1/3, मतलब आप इसका निकाल सकते हैं 1/3 33.33%। ओके, विंड एंड सिस्मिक नीड नॉट टू बी कंसीडर्ड एक्टिंग साइमल्टेनियसली, इसका रीजन बता दिया हूँ। 10 to the power 6 ईयर में दोनों एक साथ आएंगे, है ना, इसीलिए हम इनको कंसिडर नहीं करते एक साथ। क्लियर है? क्लियर है सभी को? तो इस पॉइंट से आपके पास पर जो क्वेश्चन था उसका आंसर आप लोग को समझ में आ गया होगा। खुल जाओ। ओके, तो यहाँ पर आपके पास पर है ऑप्शन बी, है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अंडर रेनफोर्स रेक्टेंगुलर सेक्शन, है ना। चलिए, तो यहां पर ऑप्शन है आपके पास पर, कॉन्क्रीट डेवलप अलाउेबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, है ना, अंडर रेनफोर्स सेक्शन के बारे में बात कर रहा है। कॉन्क्रीट में जितनी भी स्ट्रेस उसके में परमिसिबल है वहां तक उतनी स्ट्रेस आ जाती है। ऑप्शन ए, वो स्टेटमेंट ए बोल रहा है। स्टेटमेंट बी बोल रहा है कॉन्क्रीट डेवलप स्ट्रेस लेस देन अलाउेबल, कॉन्क्रीट में स्ट्रेस उतनी नहीं आ पाती जितनी उसके अंदर पर अलाउ है। बिल्कुल नवीन, सही बात है। चलिए, ऑप्शन सॉरी स्टेटमेंट थर्ड बोल रहा है स्ट्रेस डेवलप्स अलाउेबल स्ट्रेस, स्टील डेवलप्स अलाउेबल स्ट्रेस, स्टील में स्ट्रेस अलाउेबल के बराबर हो जाती है। और ऑप्शन डी है स्टील डेवलप स्ट्रेस लेस देन अलाउेबल स्ट्रेस। ओके, चलिए ये चार स्टेटमेंट देखिए, कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन कौन सी गलत है। अंडर इन्फोर्स के बारे में आपको पहली बात पता रहना चाहिए, क्या होता है अंडर इन्फोर्स। अंडर इन्फोर्स क्या होता है? हाँ जी, अंडर इन्फोर्स, इसको मैं इसमें बता देता हूँ।
ताकि मैं एक स्ट्रेन डायग्राम बता दूं। तो ये बनता है स्ट्रेन डायग्राम। ये बनता है स्ट्रेन डायग्राम, ये है एक्सयू लिमिट। ये बनता है आपके पास पर बैलेंस सेक्शन का। अंडर इनफोर्स में क्या होता है? अंडर इनफोर्स में जब स्टील आपके पास पर, स्टील पर अपनी कितनी स्ट्रेस आ जाती है? अलाउेबल। स्टील में कितनी आ जाती है? अलाउेबल। लेकिन कंक्रीट में उतनी नहीं आ पाती है। कंक्रीट में कितनी आती है? कंक्रीट में आती है लेस देन अलाउेबल। तो यहां पर जो आपका स्ट्रेन डायग्राम रहता है वो कुछ ऐसा ना होकर ऐसा हो जाता है। स्ट्रेन डायग्राम ऐसा हो जाता है तो फिर आपके पास पर जो आपका न्यूट्रल एक्सिस होती है वो ऊपर चली जाती है और ये हो जाती है आपके पास पर न्यूट्रल एक्सिस, जिसको अपन बोलते हैं एक्स यू। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है एक्स यू इज लेस देन एक्स यू लिमिट, और इस बेसिस पर हम बोलते हैं एक्स यू इज लेस देन एक्स यू लिमिट। ओके, इस बेसिस पर हम बोलते हैं एक्स यू इज लेस देन एक्स यू लिमिट। क्लियर है? तो ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर कंक्रीट के अंदर पर स्ट्रेस लेस है। ओके, चलिए चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। जिन लोग को नहीं होगा, थोड़ा पता नहीं होगा, बाकी तो मुझे तो लगता है कि आप सभी लोग बहुत समझदार हैं, तो आप लोग को इसके बारे में पता होगा। तो यहां से फिर अपन पॉइंट्स को देख लेते हैं कौन कौन से गलत है। कॉन्क्रीट डेवलप अलाउेबल स्ट्रेस, गलत बात। कॉन्क्रीट डेवलप स्ट्रेस लेस देन अलाउेबल स्ट्रेस, बिल्कुल। नेक्स्ट है स्टील डेवलप अलाउेबल स्ट्रेस, बिल्कुल। स्टील डेवलप स्ट्रेस लेस देन अलाउेबल स्ट्रेस, बिल्कुल गलत। इस बेसिस पर देखें तो ऑप्शन बी और स्टेटमेंट बी और सी सही है। मतलब यहाँ पर आपके पास पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन सी जो है दैट इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, चलिए चलिए, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है if elastic modulus is written as like this, the value of a, the value of a ढूंढो। 5000 मिल रहा है क्या कहीं? 5000 रूट एफ सी के IS 456 2000 5700 रूट एफ सी के IS कोड IS 456 1978 1978 है। डेटा तो है पुराने कोड का है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो नवीन की सर, ये 1978 कोड के अकॉर्डिंग है, तो इसलिए इसका आंसर डी है। अब यदि नवीन मेरी बात ध्यान से सुनना है ना, नवीन शर्मा जी, प्रद्युम्न, रवि, जितेंद्र, अमृत, सभी मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। यदि इस क्वेश्चन के अंदर पर इसकी जगह ऑप्शन डी कुछ और रहता, इसकी जगह पर ऑप्शन डी, पहली बार बताता हूं कि यदि ऑप्शन डी हो जाता है नन ऑफ द एबो, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबो, तो फिर टिक किया जाएगा नन ऑफ द एबो। क्लियर है? अमृत मेरी बात समझ में आ रही है? यदि आपको इस तरह के क्वेश्चन में डी ऑप्शन नन ऑफ द अबो दे दिया जाता है तो आंसर फिर होगा नन ऑफ द अबो। मेरी बात ध्यान से सुना, ऐसा नहीं सर वो 1978 के कोड में इसलिए मैं उसको कर रहा हूं, उस दिन ये एक ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा लेटेस्ट याद रखना है, आपको हमेशा लेटेस्ट याद रखना है, आपको ओल्ड वाला याद नहीं रखना है। क्लियर है? क्लियर है? इसीलिए इस क्वेश्चन के आंसर में यदि आपके पास डी ऑप्शन में नन ऑफ द अबव हो जाता है तब नन ऑफ द अबव करेक्ट हो जाता है, बाकी सब गलत हो जाते हैं। लेकिन नन ऑफ द अबव नहीं था, यहां नन ऑफ द अबव नहीं था, यहां पर कुछ लिखा हुआ था, यहां कुछ लिखा हुआ था। क्लियर है? और यदि नन ऑफ द अबव की जगह या इस पूरी की जगह इस डी को यदि मैं बात करता तो डी आपका इतना ना लिखकर यदि 5000 रहता फिर क्या करते? नवीन 5000 रहता क्या करते? शर्मा जी क्या करते? वाई मैं बता रहा हूं क्यों, धनंजय आपको बता रहा हूं क्या आंसर रहेगा। तब डी रहता। हाँ जी धनंजय मेरी बात समझे, धनंजय मेरी बात को समझे। देखिए जो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है ना, खासकर आरसीसी सब्जेक्ट, हाईवे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, स्टील स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट, इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट, जिनमें कोड यूज होते हैं, बीएमसी का सब्जेक्ट जिनमें कोड यूज होता है। कोड मतलब आपको एक गाइडलाइन दी जाती है, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, गाइडलाइन चेंज हो गई है,
गाइडलाइन चेंज हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे जस्ट टेक फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई गाइडलाइन बनाई, फॉर एग्जांपल एक लॉ बनाया है ना, लॉ बनाया कि भाई 100 रुपए जुर्माना है यदि आपकी गाड़ी पकड़ाई जाएगी, यदि आप रूल्स तोड़ते हो तो, मतलब आप विदाउट लाइसेंस चलते तो 100 रुपीज फाइन है। और अब वो फाइन कर दिया गया है 5,000 रुपए। तो अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? आप 100 रुपए सही नहीं कह सकते हो, वो तो पुराना कोड था। पुराने कोड की सभी बातें अब क्या हो चुकी है? चेंज हो चुकी है। तो इसीलिए इसीलिए ध्यान रखिए, यदि आपको नन ऑफ दी अबव, यदि आपको बोला जाएगा कि फाइन के कितने रुपए लगेंगे और 5,000 ऑप्शन में नहीं रहता और ऐसा रहता नन ऑफ दी अबव, तो उसमें आप नन ऑफ दी अबव कहोगे। ये पुराने डेटा का अब कोई भी वैल्यू नहीं है। धनंजय मेरी बात को समझ रहे हो? मैंने बताया ना, दोनों दोनों वाला भी ऑप्शन बताया था रवि, मैंने दोनों वाले बताया था। यदि 5,000 5,700 भी रहेगा तो 5,000 टिक होगा, डी की जगह नन ऑफ दी अबव रहेगा तो भी डी नन ऑफ दी अबव टिक रहेगा। क्लियर है मेरी बात? धनंजय मेरी बात समझ में आ रही है? धनंजय मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है धनंजय? ओके ओके। क्योंकि ध्यान से समझिए, जितने भी कोड के प्रोविजन है, अभी जैसे धनंजय आपने आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था, आपको याद है, आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था आरसीसी में कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज नहीं होगा? आपको याद है, आपने M10 को कहा था ये यूज नहीं होगा। आपने कहा था M10 यूज नहीं होगा, जबकि 1978 में M10 से M40 की रेंज थी। 1978 में रेंज तो M10 से M40 की रेंज थी, तो उसके अकॉर्डिंग तो M10 सही हो जाना चाहिए था। आ रही बात समझ में? तो इसीलिए हम लेटेस्ट कोड के बारे में बात करते हैं। लेटेस्ट कोड में क्या दिया गया, लेटेस्ट कोड के अकॉर्डिंग ही आंसर होगा, पुराने कोड के बेसिस पर आंसर नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, तो मुझे लगता है क्वेश्चन समझ में आया होगा सभी को। नेक्स्ट नीचे वाला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 देखें, क्वेश्चन नंबर 66 देखें और आंसर दे मुझे। क्वेश्चन नंबर 66, अभी थोड़ी देर पहले बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया नवीन। सर मैंने भी डिजिटल में हुआ हूँ, 5,000 के बिना लाइसेंस मांगा। क्या 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 बात है? सर मेरा भी डिजिटल चालान हुआ, 5,000 के बिना लाइसेंस मांगा, कुछ कहे बाइक का नंबर स्कैन किया और चालान जनरेट कर दिया। क्या करना चाहिए सर? क्या करना चाहिए? आपका लाइसेंस मांगे बगैर, लाइसेंस मांगे, कुछ कहा, बाइक का नंबर स्कैन करा और चालान जनरेट कर दिया। अब देखिए बात ऐसी है ना कि गलती हुई है तो चालान जनरेट होगा, है ना, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, है ना। ऐसा अपन कब सोचते हैं, जैसा आप फॉर एग्जाम्पल अपनी बाइक को किसी ने ठोकर मार कर गया और आगे पुलिस उसे चालान करेगी, तो नवीन क्या करोगे? तुम कहोगे अच्छा हुआ चालान लेना चाहिए सर, मेरा मेरे हिस्से का भी लो चालान, है ना। तो नवीन क्या होता है, गलतियां करेंगे तो चालान लगेगा। जैसे आज मैं उतनी रफ नहीं करता हूँ, लेकिन आज मैं भी थोड़ी रफ ड्राइविंग कर कर आ रहा था, रफ ड्राइविंग यू कैन से। तो ट्रैफिक पुलिसमैन ने मुझे पकड़ लिया, बोले बहुत जल्दी में हो क्या? तो मैंने कहा कि सर एक्चुअली मेरी क्लास रहती है लाइव और उसमें क्या बच्चे लोग वेट कर रहे हैं, तो मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ, है ना, मैं काफ़ी दूर से आता हूँ। मैंने ऐसा बोला कि मैं आमिर फोर्ट के पास से आता हूँ, बीच में ट्रैफिक में लेट हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, जाइए, मेरे बच्चे भी लाइव पढ़ते हैं, तो वो खुश हो गए कि चलो लाइव पढ़ाने वाले लोग भी रूल तोड़ रहे हैं, तो ठीक है, उन्होंने आज मेरा चालान नहीं काटा, है ना। तो नवीन आपको कुछ ऐसे बहाने ढूंढने पड़ते हैं ना लाइफ में, हर चीज के लिए बहाने हैं, लिखे गए हैं बहाने, है ना, उन बहानों को पिक करना होता है सही टाइम पर सही आदमी के सामने। चलिए, बिल्कुल 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 शर्मा जी, अरे लड़का तेज चल रहा है, हवा में है लड़का। चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, एज पर IS 456/2000 जो चेंज हुआ है कोड के अंदर, हालांकि कोई चेंज नहीं है ना, ये आपके पास 2005 में आपको मिलेगा अमेंडमेंट नंबर 1। ओके, द मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट विथ नॉर्मल वेट एग्रीगेट 20 mm, इसका कोई सेंस नहीं है। स्पेसिफाइड फॉर सीवियर एक्सपोजर कंडीशन, सीवियर एक्सपोजर कंडीशन के लिए कौन सा है? M30, सीवियर एक्सपोजर कंडीशन के लिए आंसर ऑप्शन सी। धनंजय, क्या है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है लाइफ में, है ना, जब आपको चालान से बचना हो, है ना, और नवीन जैसी किस्मत ना हो कि पुलिसमैन पकड़कर सीधा चालान पूछे भी नहीं, सीधा बना दे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन है सी, क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन है सी।
इसको ले आओ, इसको ऊपर से ले आओ, गरम है ना, गरम उस इसको छोड़ दो, उसको ले आओ। हाँ इसी में ऊपर से ले आओ। हाँ हाँ, चलिए चलिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। क्वेश्चन नंबर 67, इसके लिए मैं दे रहा हूं आप लोग को सिर्फ 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड दे रहा हूं, सिर्फ 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी 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 जल्दी। और ये हो गया 10 सेकंड, 11 सेकंड हो गए इवन। हाँ जी बताइए, जल्दी बताइए। 67, 67, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इन केस ऑफ कॉलम नवीन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अभी थोड़ी देर पहले आज की क्लास में डिस्कस हुआ है। अरे भाई आज की क्लास में डिस्कस हुआ है यार, ये तो बनना चाहिए ना, आज की क्लास का डिस्कस क्वेश्चन है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 67 का है ऑप्शन ए, बिल्कुल सही जिन्होंने दिया है ऑप्शन ए, 0.002, अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं मैं, है ना, 0.003। ठीक है अमृत, सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा था वेट पर मीटर ऑफ 12 mm डायमीटर ऑफ बार। ये एस्टिमेशन का क्वेश्चन है यार, ये कहीं पर भी ना, मैं बता रहा हूं, ये बुक की गलती नहीं है। ये क्या होता है जब बुक में क्वेश्चन को बाइफरकेट जो करता है ना, उसको लगता है बार, डायमीटर ऑफ बार, ये तो आरसीसी में यूज होता है ना, तो आरसीसी में दे देते हैं। ये एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है ना, एस्टिमेशन कॉस्टिंग। आप कैसे निकालते हैं पर यूनिट वेट, पर यूनिट वेट है ना, या पर मीटर वेट आप कैसे निकालते हैं, डी स्क्वायर बाय 162 निकालते ना भाई, निकाला होगा आप लोगों ने। सर ऐसा यार, ये याद रख लो ना, सिंपल सा निकालना मैं बता दूंगा आपको निकालना, और कैसे निकाल सकते हो यार, और कैसे निकाल सकते हो आप। वेट पर मीटर निकालना है तो डेंसिटी इंटू एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ पर मीटर निकालना है। लेंथ 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 कैंसिल हो गया यहाँ पर, 7850 डेंसिटी स्टील की, एरिया ले लो आप पाई/4 इंटू डाया 22 का स्क्वायर, इससे निकाल सकते हो है ना, या फिर इससे निकाल लो। क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिनका आ रहा है आंसर, जिनका आ रहा है 2.98 kg, 2.98 kg सही आ रहा होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो ये वाला तरीका भी ठीक है, लेकिन आप लोग मेरे हिसाब से ये वाला तरीका याद रखो यार, ये याद रखो, है ना। शर्मा जी सही है आपका आंसर बिल्कुल, 2.98, 2.98 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये आप लोग ने एस्टिमेशन कॉस्टिंग में सीखा होगा भाई, एस्टिमेशन कॉस्टिंग में सीखा होगा ना, जब इवन बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हैं वहां पर भी काम आता है ना, बहुत ज्यादा काम आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 का था ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69, द टर्म कैरेक्टरिस्टिक लोड मींस, ध्यान से पढ़े, द टर्म कैरेक्टरिस्टिक लोड मींस दैट द वैल्यू ऑफ लोड which has x% probability of not being exceeding during the life of the structure। हाँ जी, वेयर एक्स इज, एक्स क्या है, एक्स क्या है। नवीन सही है, शर्मा जी सही है, प्रद्युम्न सही है। रवि बताओ भाई क्या होगा, रवि पिछले क्वेश्चन का आंसर आपका, पिछले क्वेश्चन का आंसर नहीं आया नवीन आपका, 68 का आंसर नहीं आया नवीन आपका। 68 का नवीन ने आंसर दिया था क्या, 68 का सी था, नहीं 68 का बी होगा, बी था ना 68 का, 68 का बी था भाई, बी था। 69 का बताइए रवि, 69 का 95, बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ा है आप लोगों ने, क्या पढ़ा है आप लोगों ने, बता देता हूं मैं क्या पढ़ा है। दो तरह की टर्म होती है, ध्यान रखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और एक होता है कैरेक्टरिस्टिक लोड, ये दो तरह की चीज होती है। इसे हम बेल कर्व में समझ सकते हैं, या अपन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोले, जो बोलना है आप वो बोलिए। कुछ इस तरह से यहां पर आ जाता है आपके पास पर मीन डेटा, इसे एफएम से डिनोट कर देते हैं,
यहाँ से FM से डिनोट करना है, LM से डिनोट करना है, LM से डिनोट कर दीजिए मीन लोड। तो the load the strength whose occurrence probability is 95% and below which occurrence probability is 5% is known as characteristic strength। या फिर वो स्ट्रेंथ जिससे कम स्ट्रेंथ मिलने के चांसेस आपके पास सर 5% है, जिसके से कम मिलने के परसेंटेज आपके पास पर 5% है, और इससे ज्यादा मिलने के चांसेस आपके पास पर 95% है, उसे हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रेंथ को हम क्या बोल देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। वो लोड जिस लोड से ज्यादा आने के चांसेस कितने हैं, वो लोड जिससे ज्यादा आने के चांसेस कितने हैं 5%, और उस लोड से कम मिलने के चांसेस 95% है। तो आप लिखेंगे फिर वापस से एल सी के लिख रहा हूं मैं, वो एफ का आदत है ना। तो यहाँ पर ये जो आपके पास पर ये जो लोड रहेगा एल सी के इज दी कैरेक्टरिस्टिक लोड। क्लियर है? ओके, ये आप लोग को पता रहना चाहिए। हाँ, उससे कम आने की प्रोबेबिलिटी होती है 95%। ओके, ये आपको पता रहना चाहिए। ये 5% में भी हम सेफ रहें, ये 5% में भी हम सेफ रहें, ये 5% की वजह से हम अनसेफ ना हो जाए, तो इसलिए हम क्या ले लेते हैं, यहां से एक ले लेते हैं क्या, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। 5% कम आने के चांसेस है ना, अब यदि फेल हो गए तो फेल नहीं होना चाहिए, तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लेते हैं। कितनी ले लेते हैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5। यहां पर भी आप 5% फेल ना हो जाए, 5% लोड यदि बढ़ गया तो फिर फेल होने के चांसेस रहेगी। यदि फेलियर हटाना है तो आप क्या कर लेते हैं, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लेते हैं, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लेते हैं, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं 1.5। लोड के लिए भी 1.5 और इसके लिए भी 1.5, तो टोटल आपके पास पर जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाती है वो हो जाती है 1.5 इंटू 1.5 दैट इज 2.25 हो जाती है। ओके, ये आपको पता रहना चाहिए। चलिए, बहुत बेसिक सा टर्म था जो मैंने डिस्कस किया। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर था आपके पास पर, इस क्वेश्चन का आंसर था आपके पास पर, क्या था भाई आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर था 95। हाँ बिल्कुल, लोड फैक्टर होगा ना, लोड फैक्टर बिल्कुल सही, लोड फैक्टर होगा। चलिए चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 के बाद इधर पर बढ़ते हैं 70 की तरफ पर, 70 की तरफ पर ये रहा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 70 देखें, क्वेश्चन नंबर 70 देखें सभी, क्वेश्चन नंबर 70 देखें सभी, बताएं मुझे 70 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखें और आंसर बताएं। प्रद्युम्न, रवि, प्रद्युम्न का आंसर आ गया है, नवीन, शर्मा जी, शर्मा जी का भी आ गया, नवीन का भी आ गया, जितेंद्र, जितेंद्र आपका आंसर ड्यू टू स्टैटिक लोड, बिल्कुल सही आंसर जो लोग दे रहे हैं। क्या आंसर दे रहा है, कॉज ड्यू टू डेड लोड। बिल्कुल बिल्कुल नवीन सही बोला। लाइव लोड होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है ना, लाइव लोड की, लाइव लोड होगा नहीं होगा गारंटी नहीं है। कॉज ड्यू टू साइक्लिक लोड ओनली, नहीं 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 भाई, नहीं नहीं नहीं, जितेंद्र गलत है, बिल्कुल अमृत बिल्कुल सही, परमानेंट लोड होना चाहिए। The strain in a structure caused due to the sustained load is known as creep strain. The strain caused due to the sustained load of in a structure is known as जो फिक्स लोड है, that load which will not change, साइक्लिक में चेंज होगा, इंडिपेंडेंट में चेंज हो, यह बोल रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ लोड, अरे लोड पर ही तो डिपेंडेंट है, तो ये दोनों पॉइंट गलत हो जाते हैं। अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है लाइव लोड और डेड लोड में कौन सा होगा, तो ध्यान रखें डेड लोड। क्यों डेड लोड, क्योंकि वो लोड आपके पास फिक्स है, वो रहेगा ही रहेगा। लाइव लोड की कोई गारंटी नहीं है कि रहेगा ही नहीं रहेगा, लाइव लोड जिस दिन हट गया क्रीप खत्म हो जाने वाला है, जबकि ऐसा नहीं है, क्रीप रहेगा। whenever there is a load for a long time then it will create dead load, it will create strain। फॉर एग्जांपल आज मैं इस बिल्डिंग में हूं, कल जैसा नहीं था, अब यदि कल में नहीं था इस बिल्डिंग में तो क्या हुआ, मेरी वजह से क्या इस पर क्रीप स्ट्रेन नहीं आया,
हाँ, मेरी वजह से क्रीप स्ट्रेन नहीं आया, लेकिन स्ट्रक्चर की वजह से हमेशा आ रहा है, तो इसलिए हम बात करते हैं परमानेंट लोड के रिस्पेक्ट में। बिल्कुल जितेंद्र, जितेंद्र आपने ही पहले बोला था क्या कुछ? ठीक है, समझ आया जितेंद्र। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पर, क्वेश्चन नंबर 71 पर पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 71? द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कॉन्क्रीट इज डिफाइंड एज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन, अभी थोड़ी देर पहले बताया, थोड़ी देर पहले बताया। बिल्कुल, इस क्वेश्चन को तो सोचना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है, आंसर देना है। सोचना भी नहीं है और आंसर देना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 5%, है ना? क्या होगा क्यों होगा अब नहीं बता रहा हूं ना, पहले बता चुका, अभी थोड़ी देर पहले सब बताया, इसका आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इन सी वाटर फॉर प्लेन कॉन्क्रीट। अब ध्यान से देखिए, प्लेन लिख दिया उन्होंने, आरसीसी नहीं लिखा, प्लेन कॉन्क्रीट लिख दिया। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं कई बार क्लास में जब पढ़ाता हूं मैं दोनों पढ़ाता हूं। यदि नवीन आपने मुझसे क्लास अटेंड किया क्या रेगुलर? नवीन आपने मुझसे रेगुलर क्लास ली है क्या? ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि मैंने आपका कहीं फेस देख रखा है। यूट्यूब पर लियो, यूट्यूब पर लियो। तो जिन्होंने मुझसे रेगुलर क्लास ली होगी तो उन्हें पता होगा कि मैं जब टेबल बनवाता हूँ शायद यूट्यूब पर जो क्लास ली है, तो यूट्यूब पर भी क्लास में आपने देखा होगा कि मैंने टेबल बनवाता हूँ। और टेबल बनवाता हूँ तो आरसीसी भी की भी ग्रेड लिखता हूँ और बगल में पीसीसी की भी ग्रेड लिखता हूँ, आरसीसी की भी और पीसीसी की भी ग्रेड लिखता हूँ, है ना? तो उसी ग्रेड को मैं अभी वापस से लिख देता हूँ, है ना? उसी ग्रेड को मैं वापस से लिख देता हूँ। क्या है भाई ग्रेड? जिन लोग को याद हो तो बहुत अच्छा। तो आपके पास पर एक्सपोजर कंडीशन पे आरसीसी पर पीसीसी पर क्लियर कवर, और एक और कॉलम आप लोग बना लीजिएगा आप लोग के साथ, जब आप लोग यदि लिख रहे हो तो आप लोग बना लीजिएगा किसके साथ, उसका सीमेंट के साथ, है ना? सीमेंट की क्वांटिटी के साथ। चलिए, तो एक्सपोजर कंडीशन में बात करता हूं तो आपके पास पर है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। आरसीसी में जो ग्रेड है आपके पास पर, आरसीसी में ग्रेड है आपके पास पर M20, M25, M30, M35, M40। पीसीसी में ग्रेड बात करते हैं तो यहाँ पर तो ग्रेड ही डिफाइन नहीं है आपके पास पर, कोई भी ग्रेड यूज कर सकते हैं यहाँ पर। M15, M20, M20 एंड M25। क्लियर है? यह है पीसीसी के अंदर पर ग्रेड। जितेंद्र, आपने भी यूट्यूब पर मेरी क्लास देखी है। ओके, दीज आर ग्रेड। क्लियर कवर आपको दे रखा है 20, 30, 45, 50, 75, ऑल कवर आर इन mm। ये डेटा आप लोग को पता रहना चाहिए, ये डेटा आप लोग को पता रहना चाहिए। क्लियर है सभी को? सभी को समझ आया है? ये डेटा आप लोग को याद रखना है, आरसीसी और पीसीसी का। कवर किसके लिए भाई? कवर किसके लिए? कवर है इसके लिए, आरसीसी के लिए। पीसीसी के लिए नो कवर। पीसीसी में स्टील बार ही नहीं रहता तो कवर क्या रहेगा? ओके, अमृत समझ आया बात क्या लिखा है मैंने? शर्मा जी समझ आई बात? शर्मा जी समझ आई बात? समझ आई बात? ओके, अभी कुछ और भी चीज लिख दे रहा हूं मैं, काम की आएगी। ओके, अभी देखिए, आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। क्या कंफ्यूज हो जाएंगे? सर ये आपने कवर लिख दिया था ना माइल्ड मॉडरेट का, तो अब तो हमारा काम हो गया, जब भी हमसे कोई पूछेगा तो हम कवर बता देंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से याद रखें, थोड़ा सा ध्यान से याद रखें कि वो जो कवर मैंने बताया था ना, वो जो मैंने कवर बताया था, वो कवर किसी बिल्डिंग एलिमेंट के लिए नहीं बताया था। अभी मैं जो कवर बताने वाला हूं वो बता रहा हूं बिल्डिंग एलिमेंट के लिए। बिल्डिंग एलिमेंट क्या क्या है आपके पास? सर बीम है, स्लैब है, कॉलम है और फुटिंग है। क्लियर है? बीम, अब यहां पर है ना, तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में? बिल्डिंग के एलिमेंट।
तो ध्यान से याद रखें, जब भी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ रहेगा, किसी बिल्डिंग एलिमेंट का नाम, बीम, स्लैब, कॉलम, फुटिंग, ऐसा कुछ लिखा रहेगा, तो ऊपर से कवर जो बताए थे वो वाले याद नहीं रखने हैं, जो यहां बता रहा हूं वो याद रखना है। यहां जो बता रहा हूं याद रखना है, अदरवाइज कंफ्यूजन हुआ ना तो मुझे नहीं बोलना भाई। मैं पहले ही बोल रहा हूं आपको, मैं पहले ही बोल रहा हूं कि उधर वाले कवर, वो जब आपको एलिमेंट का नाम नहीं दिया, ना कुछ लिखा, ना बीम लिखा, ना स्लैब लिखा, ना फुटिंग लिखा, ना कॉलम लिखा, ना रिटेनिंग वॉल लिखा, ना वाटर टैंक लिखा, ऐसा कुछ भी नहीं लिखता है, तो वहां से कवर उठाकर दे देना। उन्होंने पूछा व्हाट इज द कवर इन माइल्ड एक्सपोजर 20, व्हाट इज द कवर इन एक्सट्रीम 75। लेकिन जब यहां से पूछा जाएगा एलिमेंट का नाम लिखकर, तो एलिमेंट का नाम लिखकर बता रहा हूं मैं, तो एलिमेंट क्या क्या आपके पास पर है, आपके पास पर है स्लैब, आपके पास पर है बीम, आपके पास पर है कॉलम, और आपके पास पर है फुटिंग। ओके, ये है आपके पास पर कवर। अब ये एलिमेंट है, तो इन एलिमेंट के लिए क्या कवर आप लोग को याद रखने हैं, वो कवर क्या है आप लोग के पास पर, यहां पर, यहां से ध्यान से याद रखें, मैं बात कर रहा हूं एक एक कर कर। तो यहां से आपके पास पर कवर है 20, सब mm में है ना, यहां पर मैं स्टार लगा रहा हूं। बीम में है आपके पास पर 25, कॉलम में आपके पास पर है 40, और फुटिंग में आपके पास पर है 50 मिनिमम कवर। सीवियर में इधर आप देखो, अब इधर देखो, सीवियर में क्या कवर था आपके पास पर, सीवियर में कवर कितना था भाई 45, इसमें कितना 50, इसमें कितना 75। इन कवर को लिख लीजिए, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि इतने कवर तो रहेंगे, तो यहां पर आपके पास पर कवर रहेगा, यहां पर आपके पास पर कवर रहने वाला है, वो कितना रहने वाला है आपके पास पर 45, यहां पर कितना रहने वाला है 50 मिनिमम, यहां पर कितना कवर रहने वाला है 75 मिनिमम। तो सब कवर को वहां तक लेकर चले आओ, सब कवर को लेकर चले, स्लैब कितना हो जाएगा यहाँ पर 45, बीम कितना 25 से बढ़कर कितना हो जाएगा 45, ये 40 से बढ़कर कितना हो जाएगा 45, ये 50 से बढ़कर 45 होगा, 50 से कम होकर 45 होगा, कम तो नहीं हो सकता, बढ़ेगा ही, क्योंकि ध्यान रखें कवर आपके पास पर प्लस हो सकता है 10 mm, लेकिन ये बढ़ सकता है, लेकिन माइनस हो जाएगा 0 mm। कवर कम नहीं हो सकता, बढ़ जरूर सकता है, ध्यान से याद रखें, कवर कम जरूर बढ़ जरूर सकता है, कम नहीं हो सकता, तो यहां पर आपके पास कम ना होकर ये हो जाएगा 50 mm। नेक्स्ट ये 50 हो जाएगा सभी, तो 45 से बढ़कर 50, 45 से बढ़कर 50, 45 से बढ़कर 50, 50 से बढ़कर 50 तो रहेगा ही ना, बढ़ेगा ना कम होगा, तो कम से कम इतना तो रखें। प्लस 10 mm हर बार नहीं करना है, लेकिन हो सकता है प्लस 10 mm। यहाँ पर 50 से बढ़कर 75, 50 से बढ़कर 75, 50 से बढ़कर 75, और 50 से बढ़कर 75, किनके, इन्हीं एलिमेंट के। क्लियर है, याद रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में पढ़ लेना, जैसा जो करना है करना, बस ये ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने कुछ टर्म्स के बारे में बात किया है, ये कि स्टार लगा रखा मैंने, ओके, और एक स्टार यहां लगा रहा हूं। क्या स्टार ये आपके पास सर बता रहे हैं, ये पहले आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा तो पता होगा। पहला स्टार बता रहा है कवर में बी reduced to 15 mm when dia of bar is less than 12 mm। यदि स्लैब में 12 mm से कम का यदि बार यूज होता है, तो आप वहां पर कवर को 20 की जगह कितना कर सकते हो 15 mm कर सकते हो, और इसके अलावा एक और ऑप्शन भी हो सकती है, और थिकनेस इज लेस देन 200 mm। यदि थिकनेस क्या होगा 200 mm से कम हो जाएगी थिकनेस, तो भी हो जाएगा, ओके। एक और भी पॉइंट है आपके पास पर डबल स्टार वाला, वो भी यही बोलता है कवर में भी रिड्यूस टू 25 mm, 25 mm when dia of bar is less than 12 mm, और thickness of bar is less than, thickness of column is less than, thickness of column is less than 200 mm। सर इसका क्या मीनिंग होता है, क्या होता है, तो देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करवा रहा हूं आप लोग को, उस पर मैं फोकस करूंगा। लेकिन आप में से किसी को यदि कंफ्यूजन होगा तो आप लोग जाइए, मेरी क्लास जो मैंने यूट्यूब पर लिया ना, यूट्यूब पर इस टॉपिक को मैंने अच्छे से डिस्कस किया है, वहां पर जाकर देख लेना, समझ नहीं आया तो मुझे बोलना, तो फिर मैं यहाँ वापस से समझा दूंगा। तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखिए, मतलब कवर हो सकता है किसका, स्लैब का 25 हो सकता है, और कॉलम का कवर कितना हो सकता है 25 हो सकता है, ये 15 हो सकता है 25 हो सकता है। बस ये ध्यान रखिए, कॉलम में जब डिजाइन करेंगे, डिजाइन करना है कॉलम को, बीम को, स्लैब को जब डिजाइन करना है,
तो स्लैब को जब डिजाइन करेंगे तो कवर हो सकता है 15, है ना। या फिर बोलूंगा जब भी डिजाइन करेंगे तो डिजाइन करते टाइम डाया और बार लेस अलाउड है। किससे अलाउड है? 12 mm से लेस अलाउड है। ये कंडीशन अलाउड है, अलाउड है भाई। लेकिन डाया लेस देन 12 mm कहां पर? कॉलम में। कॉलम में डाया लेस देन 12 mm नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। मतलब ये वाला केस अलाउड नहीं है। फिर सर कौन कब होगा? तो फिर लिखा ही क्यों कोड ने? कोड ने इस केस में लिखा जब कॉलम को डिजाइन नहीं करना है। कॉलम को बिना सोचे समझे ऐसे ही बना देना, सिर्फ सपोर्ट करने के लिए, किसी स्ट्रक्चर को हल्का सा सपोर्ट करने के लिए आपने कॉलम बनाया ना, तो उस कॉलम में आप 12 mm से कम के डाया यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि कॉलम को डिजाइन कर रहे हैं तो डिजाइन करने में डाया 12 से कम नहीं होनी चाहिए। यदि 12 से कम डाया नहीं होगी डिजाइन कॉलम में तो ये वाला प्रोविजन होगा ही नहीं। तो इसलिए इसलिए इसमें इन दोनों में यदि मैं बात करता हूं, इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन कौन सा है? ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ये वाला। ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो आई थिंक सभी को याद रहेगा, ये ध्यान रहेगा, है ना। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ पर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ने आपसे पूछा था मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इन सी वाटर, मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इन सी वाटर। तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इन सी वाटर कितना हो जाएगा भाई? कॉन्क्रीट इन सी वाटर कितना हो जाएगा? M20। क्लियर है? ऑप्शन सी। धनंजय समझ आ गया, बाकी लोग समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है a reinforced concrete structure to be constructed along the sea coast, the minimum grade of concrete to be used, है ना, as per IS 456। अब देखिए इसमें पीसीसी नहीं लिखा है, मतलब आरसीसी। अनटिल अनलेस आपको पीसीसी नहीं लिखा, मैं क्लास में बताता रहता हूं आप लोग को, यदि पीसीसी लिखेगा तो ही बताना पीसीसी का, नहीं तो आरसीसी। इसका 73 का क्या हो गया? कितना ग्रेड होता है? M30। अभी थोड़ी देर पहले बताया M30। क्लियर है? M30 हो जाएगा। शर्मा जी बाकी लोग सही, लोग सब सही बता रहे हैं, सब सही बता रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा M30। क्लियर है? इसका आंसर हो जाएगा M30। चलिए 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 चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 74 एकदम ध्यान से देखें सभी लोग, सभी लोग एकदम ध्यान से देखें क्या बता रहा है क्वेश्चन। हाँ जी, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर अमृत पिछले वाले का तो बता दिया था इसका। वाइल डिजाइनिंग फॉर स्टील कॉलम ऑफ FE 250 ग्रेड, स्टील कॉलम है, एक बेस प्लेट है रेस्टिंग ऑन कॉन्क्रीट पेडिस्टल ऑफ कॉन्क्रीट M20 grade, the bearing strength of concrete in limited state method of designing as per IS 456/2000। पिछले क्वेश्चन का सभी का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 74 का समझ नहीं आया तो मैं समझा दूंगा, लेकिन पहले कोशिश करें खुद से समझने की। जल्दी जल्दी जल्दी। बिल्कुल 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 सही बता रहे हैं नवीन आप। ध्यान से समझिए जो टर्म लिखा हुआ है ना, बियरिंग स्ट्रेंथ। आप देखिए क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें बात कर ली। क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड करिए, एक पार्ट यहां तक और एक पार्ट उसके बाद। While designing the steel column of FE 250 grade, a base plate resting on a concrete pedestal of M20 grade। ये एक क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है कि आपके पास पर एक, आपके पास पर स्टील का कॉलम आप बनाना चाह रहे हैं, स्टील का कॉलम बनाना चाह रहे हैं, है ना। इसको एक बेस प्लेट पर रख दिया आपने, बहुत सही सर, बहुत सही चीज।
रख देना चाहिए बेस प्लेट पर, ऐसे कैसे रखेंगे, बिल्कुल। अब इसको आप बना रहे हैं किसके ऊपर, एक कंक्रीट के स्लैब के ऊपर पर। ये कंक्रीट का आपका पूरा स्लैब है, उसके ऊपर आप बना रहे इसे, ठीक है। इस कंक्रीट की ग्रेड कितनी है, M20। तो वो पूछ रहे हैं इस कंक्रीट की बियरिंग कैपेसिटी कितनी होगी। मतलब उनका स्टील से तो कोई लेना देना है ही नहीं, उनका स्टील से कोई लेना देना नहीं है, उनका सिर्फ लेना देना किससे है आपके पास, फिर कंक्रीट की बियरिंग कैपेसिटी क्या होगी, कंक्रीट बियरिंग कैपेसिटी। तो बियरिंग कैपेसिटी कंक्रीट की कितनी होगी, बियरिंग स्ट्रेंथ कितनी होगी, एज पर आईएस 456-2000 में लिख दिया उन्होंने, एज पर आईएस 456-2000 कितनी होती है भाई, 0.45 FC के। ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 देने की वजह से, ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 देने की वजह से उस M20 को यहाँ रख देंगे, तो 20 का 45 मतलब 9 मेगापास्कल। ये क्वेश्चन गेट का है ना। जो लोग सोचते हैं कि गेट के क्वेश्चन हमें नहीं करना है, तो पहले बात बता दूं, ये क्वेश्चन गेट का है और ये पूछा गया है इस एग्जाम में, और आई थिंक ये असिस्टेंट इंजीनियर की एग्जाम थी। तो जो यूपी के लिए तैयार कर रहा होगा ना, यूपी PSC के लिए, तो वो लोग ध्यान रखें, है ना। और मेरी यूपी PSC के असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए मेरी बैचेस स्टार्ट है। यदि आप में से किसी को करना है या फिर आपके किसी फ्रेंड को करना है, तो उसमें मैं ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा रहा हूँ। और जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ना, उनसे आप पूछिए कि मैं ट्रांसपोर्टेशन किस लेवल से पढ़ा रहा हूँ या क्या पढ़ा रहा हूँ, है ना। हाउ आई एम टीचिंग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, और कैसे क्या पढ़ा रहा हूँ, तो यू कैन आस्क देम कि किस लेवल से पढ़ा रहा हूँ। ओके, चलिए। सो यहाँ से यदि मैं बात करता था, यहाँ से आपके पास पर आंसर हो गया इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ M25 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। हाँ जी, निकालिए यार इसका, इसका तो मैं टाइम दूंगा, इसका तो मैं टाइम दूंगा, इसका मैं दूंगा 20 सेकंड, इसका मैं दूंगा 20 सेकंड, 20 सेकंड। निकालिए 75 का। शर्मा जी, शर्मा जी, रवि, जितेंद्र, जितेंद्र, रवि और धनंजय, प्रद्युम्न। अरे 20 सेकंड तो पहले ही खत्म हो गए, 20 सेकंड तो पहले खत्म हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई अपन, कैसे, हाँ, फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ है ना, 0.7 √FC के, कितना ग्रेड का कॉन्क्रीट है, 25। क्लास में करवाता हूँ मैं ये सब क्वेश्चन, और मैं बोलता हूँ कि याद रखना है आपको, मैं पहले बोल देता हूँ क्लास में, इसको याद रखना है, याद नहीं रखोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बोलता हूँ ना मैं, वो इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी ना करोगे यार, इसके लिए टाइम बचाओगे ना आप एग्जाम में, इसके लिए आप टाइम बचाओगे एग्जाम में, बिल्कुल इसके लिए आप टाइम बचाओगे। चलिए, चलिए, बिल्कुल कुछ लोग के आंसर आए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 को देखें और आंसर बताएं। IS 456-2000 recommends to provide certain minimum steel in RCC beam। RCC के बीम में आपको बोलता है कि आप क्या रखें, आप स्टील को रखें, कुछ थोड़ा बहुत स्टील को रखें, उसका कारण क्या होगा, टू इंश्योर कंप्रेशन फेलियर, एग्जैक्टली गलत। टू अवॉइड रप्चर ऑफ कॉन्क्रीट इन केस ऑफ फ्लेक्सर फेलियर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पॉइंट है। नेक्स्ट, टू होल्ड द स्टीरअप इन पोजीशन, वो टॉप के बार के बारे में बात करता है ना, स्टीरअप के लिए बार नहीं लगाते हैं, है ना, स्टीरअप के लिए नहीं लगाते हैं, बिल्कुल ये गलत पॉइंट है। टू प्रोवाइड इनफ डक्टिलिटी टू दी बीम, नहीं, डक्टिलिटी के लिए नहीं, ये डक्टिलिटी के लिए यदि मैं बात करता हूँ, ये फर्स्ट करेक्ट है, ये सेकंड करेक्ट है ना, इट इज सेकंड करेक्ट, इट इज फर्स्ट करेक्ट। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये ज्यादा सही है, ये ज्यादा सही है, ये ज्यादा सही है, क्लियर है। तो यहां पर आंसर आपके पास पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। मैं डी को गलत नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं कि ए बी जो है क्वेश्चन के रिस्पेक्टिव यदि मैं बात करूं तो ज्यादा सही है। प्रद्युम्न, क्लियर है, प्रद्युम्न, जितेंद्र, क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने बताया 76 का तो बिल्कुल सही है। ओके, शर्मा जी, सभी ने बता दिया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास पर, ये क्वेश्चन नंबर 77। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 77, ये तो बनना चाहिए यार, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन बोल रहा है आपको, in limited state approach of design RCC structure the spacing of main reinforcement bar primarily control। हाँ जी, क्या कंट्रोल करता है ये क्वेश्चन, आईईएस का भी है, मुझे जहां तक ईयर याद होगा 2007 या 8 का है,
आप लोग चेक कर लेना यदि आपको करना हो तो, है ना। तो देखो एक गेट का भी क्वेश्चन इसी एग्जाम ने पूछ लिया, इसने जेई का भी क्वेश्चन पूछ लिया, इसने असिस्टेंट इंजीनियर का भी क्वेश्चन पूछ लिया। इस एग्जाम की खुद का कोई लेवल नहीं है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब भी एग्जाम देने जाओगे ना, तो कुछ एग्जाम हो गए गेट, ईएससी, है ना। गेट एग्जाम हो गया, ईएससी हो गया, इसके अलावा और एग्जाम कौन सा हो गया आपके पास पर? गेट एग्जाम हो गया, ईएससी हो गया, और इसके अलावा एक और एग्जाम में इसरो। यही एग्जाम है क्वेश्चंस बनाती है, बाकी कोई एग्जाम क्वेश्चन नहीं बनाती, कोई एग्जाम क्वेश्चन नहीं बनाती। यही एग्जाम क्या करती है? क्वेश्चन रेडी करती है, क्वेश्चन रेडी करती है, और वो भी न्यू न्यू क्वेश्चन। बाकी सबके पास पर पुराने क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसलिए ध्यान रख के जब इन एग्जाम के लिए जाए ना, तो अच्छे से नया नया पढ़कर जाएं। लेकिन इन एग्जाम के अलावा और किसी एग्जाम के लिए जा रहे हो तो पुराने किसी ना किसी एग्जाम के क्वेश्चन लगाओ। प्रैक्टिस क्वेश्चन ये क्यों कर रहे हैं अपन प्रीवियस ईयर के किसी ना किसी एग्जाम के? क्योंकि जो है आपके एग्जाम का टारगेट यदि गेट ईएस है फिर गलत है, गेट ईएस के अलावा और कोई टारगेट है बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 78 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा है? 77 का बिल्कुल बी था, बिल्कुल बी था, है ना, क्रैकिंग था उसका आंसर। अरे बताया था ना उसका आंसर, आंसर नहीं बताया क्या उसका मैंने? 77 का, 77 का आंसर है भाई बी। 77 का आंसर है बी। जैसे पिछला वाले भी था ना, रप्चर को रोकना, यदि क्रैकिंग के अलावा यदि रप्चर भी रहता ना तो रप्चर भी सही है। पिछले वाले में रप्चर की बात चल रही थी, रप्चर रोकना, क्रैकिंग रोकना। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 78 का बी, क्वेश्चन नंबर 77 का बी, क्वेश्चन नंबर 78। इन आरसीसी स्ट्रक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट टू अप्लाइड लोड? इंडिपेंडेंट टू अप्लाइड लोड, अप्लाइड लोड से इंडिपेंडेंट है, कौन है भाई? जल्दी देखकर बताएं मुझे, जल्दी देखिए 78 क्वेश्चन। अरे पहली बात देखो भाई, स्ट्रेन, स्ट्रेन हमेशा किस पर डिपेंडेंट रहता है आपके पास पर? स्ट्रेस पर, है ना। ये भी स्ट्रेन है, ये भी स्ट्रेस पर डिपेंडेंट रहेगा, ये भी कार्बोनेशन श्रिंकेज, ये भी स्ट्रेन ही है। लेकिन क्रीप स्ट्रेन एंड इलास्टिक स्ट्रेन बोथ आर डिपेंडेंट ऑन लोड। दोनों किस पर डिपेंडेंट है? लोड पर डिपेंडेंट है। दोनों के दोनों लोड पर डिपेंडेंट है, दोनों के दोनों डिपेंडेंट है लोड पर, तो इंडिपेंडेंट हुए क्या? नहीं हुए। तो आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिपेंडेंट टू अप्लाइड लोड, तो बोथ आर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, है ना। अब ये दो है या नहीं है वो नहीं पता, है ना। वो दो तो लोड पर थे, ये पता चल गया। ऑप्शन में दो दो ऑप्शन वाला था, ऑप्शन में दो दो है आपके पास पर, दो दो स्टेटमेंट ट्रू है। अब ये देखना है जिसमें से फर्स्ट और सेकंड ना हो। फर्स्ट और सेकंड है गलत, सेकंड है गलत, फर्स्ट और फोर्थ है गलत, मतलब ऑप्शन थर्ड एंड। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में कि हमें करेक्ट ऑप्शन नहीं पता है, लेकिन जो ऑप्शन बाकी चीज है वो पता है, तो उसके सहारे हमने बाकी को गलत कर दिया और एक सही निकल गया। आई बात समझ में? मैंने इनको एक्सप्लेन ही नहीं किया, मैंने इन्हें एक्सप्लेन ही नहीं किया आप लोग को, लेकिन इन दोनों के एक्सप्लेनेशन से भी आप लोग को क्वेश्चन बन गए, इन दोनों के एक्सप्लेनेशन से भी आपको क्वेश्चंस बन गए। क्लियर है? बिल्कुल अमृत, बिल्कुल बात सही है। मेरी बात ये समझ में आई आप लोग को क्या कहा मैंने? दो पॉइंट मैंने डिस्कस किया, उसी से क्वेश्चन कर दिया, दो की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अब बात होती है इनके बारे में, इनके बारे में ये क्या होता है? इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन वाटर एंड मिक्सिंग, दोनों पर, वाटर एंड मिक्सिंग पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है।
यदि इसे रोकना है तो इसको रोकने के लिए आपके पास पर आता है एक टर्म जिसे अपन बोलते हैं क्या, क्यूरिंग। क्यूरिंग आता है। क्लियर है धनंजय, क्लियर होगा ये बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 पर पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ एफई 500, एफई 500 रेनफोर्समेंट, एफई 500। 79 का बी बिल्कुल सही, जो लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल। यील्ड स्ट्रेंथ ही तो होती है 500, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होती है। मैंने उस दिन भी बताया था आप लोग को, नहीं बताया तो आप लोग आज देख लीजिए। यहाँ कहीं पर मिलती है यील्ड स्ट्रेंथ, जबकि अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो रहती है ना, अल्टीमेट स्ट्रेंथ यहाँ कहीं मिलती है अल्टीमेट। तो मैं अल्टीमेट की नहीं, यील्ड की बात कर रहा हूँ, यील्ड स्ट्रेंथ ही है ना, यील्ड स्ट्रेंथ इससे ज्यादा भी मिल सकती है, दिस इज यील्ड स्ट्रेंथ है ना, ये 500 आंसर है, आंसर 500 ऑप्शन 79 का बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द बेसिस consideration of working stress method, the reinforced concrete design, the stress strain relationship of steel and concrete under working loads। हाँ जी, ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा यार, ये पता होगा। डब्ल्यूएचएम ने कंक्रीट का जो रिलेशन माना है, माना है लीनियर। यहां से स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, मैं फिर से बोल रहा हूं, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ स्टील एंड कंक्रीट, कंक्रीट का तो पता है ना, कंक्रीट का तो पता है, कंक्रीट का टिक कर दो लीनियर। क्यों? क्योंकि यदि बाकी स्टील के रिस्पेक्टिव आपको नहीं पता है, स्टील वाले में जाने की कोशिश करोगे, स्टील वाले में जाने की कोशिश करोगे, कुछ और ढूंढने की कोशिश करोगे। कंक्रीट का पता है, लीनियर टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ। कंक्रीट के अलावा स्टील, स्टील का ये, यदि स्टील का ये है तो स्टील को भी सिर्फ यहां तक ही स्टडी कर रहे हैं अपन, 1.8 मतलब लगभग लिखते हैं यहां तक। तो ये रिलेशन भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये रिलेशन भी आपको देखने को क्या मिल रहा है, लीनियर। ये रिलेशन भी क्या देखने को मिल रहा है, लीनियर। और हमेशा वर्किंग लोड पर ही काम करता है। कौन सी मेथड वर्किंग लोड पर काम करती है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑलवेज वर्क इन वर्किंग लोड। क्लियर है, इसका आंसर हो गया 80 का आंसर हो गया ऑप्शन, 80 का आंसर हो गया ऑप्शन सी, है ना, 80 का हो गया आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं 81, नेक्स्ट देखते हैं 81, जल्दी जल्दी देखें 81। अब कवर वर्क से रिलेटेड बातें हो रही है, कवर से रिलेटेड बातें हो रही है। व्हाट इज द नॉमिनल कवर टू रीबार इन रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट एक्सपोज टू वेरी सीवियर कंडीशन। अब देखो कोई बिल्डिंग एलिमेंट लिखा है क्या, कोई बिल्डिंग एलिमेंट लिखा है क्या, ध्यान से देखो 81 का, 81 को देखो, कोई बिल्डिंग एलिमेंट लिखा है क्या, नहीं लिखा, नहीं लिखा है तो फिर आएगा नॉर्मल, तो वेरी सीवियर के लिए क्या होगा आंसर, जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, बिल्कुल शर्मा जी बिल्कुल बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। जल्दी जल्दी बताएं मुझे। हाँ जी, क्या आंसर इसका, आंसर है ऑप्शन बी, आंसर ऑप्शन बी बता चुका हूं मैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82। कॉन्क्रीट एक्सपोज टू सीवियर फ्रीजिंग एंड थॉइंग कंडीशन, सीवियर फ्रीजिंग एंड थॉइंग कंडीशन आता है वेरी सीवियर में, सीवियर फ्रीजिंग एंड थॉइंग कंडीशन किस में आता है, वेरी सीवियर में। फ्रीजिंग एंड थॉइंग कंडीशन सीवियर में, वेरी सीवियर और आपके पास पर फ्रीजिंग, सीवियर फ्रीजिंग एंड थॉइंग कंडीशन ही आता है आपके पास पर किस में आता है, वेरी सीवियर में। ये एग्जाम्पल मैं पहले बता चुका हूं क्लास में।
नहीं 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 नहीं, अमृत अमृत अमृत, नहीं नहीं नहीं। सीवियर ड्राइंग एंड, अरे यार भाई, आप देखें, आप यार आप जाएं और आप देखें, आपको कोड में आपको प्रोविजन दे रखा है, वो कोड के प्रोविजन देखें आप, आपको सब समझ आ जाएगा। ये सर ये नहीं है, कर दो, क्या कर दो भाई, क्या कर दो, क्या बोल रहे हो? मेरे मोबाइल से स्क्रीन कास्ट नहीं होगी, नहीं तो आई विल शो यू। कोड में सीधा सीधा इसकी कंडीशन दे रखी है यार, वेरी सीवियर के अंदर है ना। कोड में आप जाएं, कंडीशन एग्जाम्पल में नोट करा दूंगा, एग्जाम्पल एक काम करो, नोट नहीं कराऊंगा, मैं पूरा एग्जाम्पल का पीडीएफ आपको मतलब इसी के साथ ला दूंगा कल, तो उसमें से आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, मैं एक एक करके लिखाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा ना आप लोग का, तो मैं सीधा ला दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है ना? ठीक है नवीन, नवीन ठीक है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 83 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 83 बोल रहा है, इन रेनफोर्स कंक्रीट कंस्ट्रक्शन द स्ट्रक्चर इन विच मार्क्ड चेंज इन प्लान डायमेंशन टेक प्लेस एब्रुप्टली शैल बी प्रोवाइडेड विथ। हाँ जी, किस वजह से आपके स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं, है ना, प्लान में, किसकी वजह से? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जो लोग बता रहे हैं, एक्सपांशन ज्वाइंट, एक्सपांशन ज्वाइंट, इसका प्रोविजन सीधा सीधा कोड में दे रखा है, सीधा सीधा कोड में प्रोविजन दे रखा है एक्सपांशन ज्वाइंट का, कि वेन एवर इफ यू वांट टू मेंटेन एक्सपांशन ज्वाइंट यू हैव टू मार्क चेंजेस इन द प्लान, यू हैव टू मार्क चेंजेस इन द प्लान, और या फिर जहां चेंजेस हो रहे हैं प्लान में वहां पर आप एक्सपेंशन ज्वाइंट दे दें, वहां पर ज्वाइंट मतलब एक गैप दे दें और गैप को कवर कर दीजिए आप रेनफोर्समेंट से, ये वो सॉरी आपके पास है बार से, है ना, यू कैन ऑल्सो प्लेस डबल बार इन इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 के बाद क्वेश्चन नंबर 84 के पास पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, द फॉर मेकिंग रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट द पीएच ऑफ वाटर इज रिस्ट्रिक्टेड टू मिनिमम ऑफ, ये बता चुका हूं, ये बता चुका हूं मैं, रवि, शर्मा जी, नवीन, जितेंद्र, धनंजय, बता चुका हूं, 83 का बी, 83 का बी, नहीं 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 नहीं, गलत 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 गलत, 83 का बी नहीं है, 83 का बी नहीं है धनंजय, 83 का ए, मैं उस दिन लिखवाया भी था, कोड का पॉइंट दिखाया भी था, ये लिखवाया भी था और कोड का पॉइंट दिखाया भी था। लेट मी चेक कि वो मेरा पीडीएफ है या नहीं अभी, सो आई विल टेल यू कि वो पॉइंट था या नहीं था। हम्म, इस पे दिख नहीं रहा है, इस पर मेंशन दिख नहीं रहा है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा कोड में जाकर, कोड में जाकर वाटर वाला पार्ट स्टार्टिंग में देखिएगा, आई गेस पेज नंबर 8 या 10 में लिखा हुआ है, पेज नंबर 8 या 10 में ही देखने को मिल जाएगा, पेज नंबर 8 या 10 में आप लोग देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, कोड ने पहले स्पेसिफाई कर रखा है, और मैंने भी आप लोग को पहले ही बता दिया था, ये मैं क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूँ यार, क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूँ, बिल्कुल जितेंद्र सही आंसर है, 6 से ज्यादा ही होना चाहिए पीएच हमेशा। ओके, नेक्स्ट, हायर मॉडुलर रेशो मींस, मैंने बताया था एक हायर मॉडुलर रेशो से एक ऐसा भी क्वेश्चन आएगा आपके पास पर, है ना, वो मैं पहले बता दिया था क्योंकि मुझे पता है ना कभी आ चुका है। मयंक कोठारी, पहले ही क्वेश्चन एकदम लास्ट में आया मैं एकदम, हाँ, लास्ट में एंट्री मारी है आपने। हायर मॉडुलर रेशो मींस क्या होगा? हायर मॉडुलर रेशो मैं पहले बता चुका हूँ, है ना, मॉडुलर रेशो इज इक्वल टू ई एस अपॉन ई सी, ये बढ़ रहा है मतलब ये कम हो रहा है, लोअर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, मैं पहले बता चुका हूँ, है ना, क्यों नहीं बोल रहे इसे, इसे क्यों नहीं बोल रहे सर हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ क्यों नहीं? क्योंकि इसका फिक्स होता है 2 × 10⁵, ये फिक्स है, इट विल नॉट चेंज, यही कम ज्यादा होता रहता है ना, इस वजह से।
क्लियर है? इसलिए आंसर क्या है? ऑप्शन बी है, इसलिए आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 और लास्ट क्वेश्चन रखते हैं इसे आज का, इसे आज का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। तकरीबन अपन ने आज 35 क्वेश्चन किए हैं, 35-36 क्वेश्चन किए हैं आज, है ना? चलिए, सो मिनिमम क्लियर कवर टू मेन स्टील बार इन स्लैब। हाँ जी, हाँ जी, देखिए ध्यान से देखें। चलिए, स्लैब के लिए मिनिमम कितना होता है? मिनिमम 20 और 15, ये ऑप्शन गलत हो गया, बाकी के ऑप्शन सही हो सकता है। बीम के लिए मिनिमम कितना होता है? 25, तो ये और ये ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, ये गलत हो गया। कॉलम के लिए कितना होता है? 30 नहीं होता, 40 होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया, है ना? 3। फुटिंग के लिए 50 होता था, 75 दिया, फिर भी नियर बाय ऑप्शन ये है। क्लियर है? करेक्ट करते देखा आपने कैसे कैसे किया करेक्ट मैंने? सभी को समझ आया कैसे सॉल्व किया मैंने? पहले स्लैब को देखो, स्लैब में कौन नहीं है? ये वाला नहीं, हटा दो। बीम में देखो, बीम में कौन नहीं है? ये नहीं है, इसको हटा दो। फिर बचे बी और सी बचे। फिर कॉलम, कॉलम में कौन नहीं है? 40 है उसमें, इसमें 30, इसको हटा दो, बच गया बी। फुटिंग तक पहुंचे तब तक बी बच गया। हालांकि ये ऑप्शन भी गलत है, इसमें नन ऑफ दी अबो रहता तो आंसर रहता नन ऑफ दी अबो। इसमें यदि नन ऑफ दी अबो रहता, मैं फिर से बोल रहा हूं, आंसर रहता नन ऑफ दी अबो। ओके, नहीं नहीं नहीं, डी नहीं है, डी नहीं है, डी नहीं है, डी नहीं है जितेंद्र, डी नहीं है। अरे भाई, ये कहां से कवर है? ये है क्या बीम का? बताओ मुझे, ये बीम का कवर है क्या? बीम का 25 होता है ना? पढ़ा नहीं क्या तुमने ध्यान से? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। हाँ बिल्कुल अमृत, बिल्कुल सही। फुटिंग का थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए बोल रहा नन ऑफ दी अबो रहता है, नन ऑफ दी अबो टिक कर देता है। क्लियर है? क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? ओके, ओके, चले। सो आज का सेशन थोड़ा सा अच्छा था, इसमें आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस बने और आपको देखने को मिला कि प्रीवियस जो पढ़ रखा है ना, उससे क्वेश्चंस अब बनने लगे। अब धीरे धीरे पेस बढ़ेगा, धीरे धीरे पेस बढ़ेगा आप लोग को, और भी क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो कल अपन वही अपन मिलेंगे, और कल अपन क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे थोड़ा और पेस बढ़ाएं अपन, और कोशिश करेंगे कल अपन 140 के 40-45 के आसपास पहुंचेंगे, है ना? टारगेट बड़ा है लेकिन कोशिश करेंगे बढ़ने की, है ना? चलिए, तो शर्मा जी आप लोग भी घर पर प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। बस एक चीज ध्यान रखिए, आरसीसी सिर्फ 1.5-2 घंटे चल रहा है आपका, है ना? ज्यादा ज्यादा 2 घंटे चल रहा है, लेकिन उसके अलावा पूरा दिन बाकी है। आप साथ में जो सब्जेक्ट एक बार हो गया ना, उसको रिवाइज करते चलिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इट इज अ साइकिल, साइकिल है। रिवीजन नहीं करोगे ना तो चीजें चली जाएगी, गायब हो जाएगी माइंड से। तो इसलिए आप लोग ना सभी सब्जेक्ट कम से कम एक दिन में ना 2 से 3 सब्जेक्ट करो यार। 3 सब्जेक्ट यदि करोगे ना, तो मानकर चलो, या तो दिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, दिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। सुबह आप 2 सब्जेक्ट करोगे, रात में आप 2 सब्जेक्ट करोगे, तो 2-2 सब्जेक्ट के जितने जितने क्वेश्चन यहाँ कर रहे हैं ना, उतने उतने 30-30 क्वेश्चन करो। 30 क्वेश्चन 2 सब्जेक्ट के सुबह, मतलब आपके पास 60 क्वेश्चन सुबह कर लोगे, और 60 क्वेश्चन आप लोग कर लोगे शाम को, तो टोटल आपके पास पर 120 क्वेश्चन, और मैं करवा देता जितने क्वेश्चन मैंने करवा दिए उतने। तो एक दिन में आपके 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे, और एक दिन में यदि 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे ना, फिर तैयारी का लेवल ही देखना आप लोग अलग होगा। उस दिन जब आप पेपर के अंदर पर देखेंगे ना, 4-4 5-5 सब्जेक्ट भी जब एक साथ आएंगे ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 10 सब्जेक्ट एक साथ आएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है? सभी को क्लियर है? चलिए, चलिए, तो आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, और कल हम मिलेंगे, और कल हम प्रद्युम्न, और कल हम आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। चलिए, तो तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे, यहाँ रहे चाहे अहमदाबाद रहे। ओके, चलिए, बाय बाय।